हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। दोस्तों आज मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसका नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला जानने से पहले आप थोड़ा सा वर्णों के बारे में जान लीजिए। देखिए, जब भी मैं वर्णमाला पढ़ाता हूँ आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि देखिए जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला जो वर्ण होता है, वर्ण का विकास हम लोगों के द्वारा हुआ, हमारे पूर्वजों द्वारा हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए, जब हमारा मनुष्य जंगलों में निवास करता था तब वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे। क्या रहते थे? बहुत सारे जानवर रहते। अगर वह मुंह से आवाज़ निकालता, कौन? हमारा मनुष्य यानी कि हमारे पूर्वज जब मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो जानवरों को भी पता चल जाता, जानवर भी सुन जाते। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, हमको बुलाना है यहाँ आइए, तो जब हम मुंह से बोलेंगे तो भाई जंगल में जानवर भी है, वो भी तो सुन जाएंगे बहुत तेज से जब आवाज़ बोलेंगे। तो क्या किया उसने? दिमाग लगाया। किसने? मनुष्य ने दिमाग ये लगाया कि हम अपनी बातों को अब बोलेंगे नहीं, हम सांकेतिक माध्यम से बात करेंगे। और सांकेतिक माध्यम से जैसे कोई वर्ण बोलता, मुंह से आवाज़ निकालता, तो वो सांकेतिक रूप में बनाया। जैसे मुंह से बोलता अ तो ऐसे बना दिया, जैसे बोलता ई तो ऐसे बना दिया, जैसे बोलता ऊ तो ऐसे बना दिया। ठीक है, यही क्या कहलाएं? वर्ण कहलाएं। क्या कहलाएं? वर्ण। जब हम ये इसको लिख देते हैं तो ये वर्ण कहलाता है। जब हम इसको लिख देते हैं तो ये वर्ण कहलाता है, जबकि जब हम इसको बोल रहे होते हैं तो वह ध्वनि के रूप में निकल रहा होता है तो ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि। यानी कि वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज है। वर्ण और ध्वनि दोनों क्या है? एक ही चीज है। हमारे एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। इसी को ही हम कह सकते हैं ध्वनि भी है, इसी को हम कह सकते हैं वर्ण भी है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारा हो जाएगा ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा? वर्ण होगा। ठीक है, जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, ये हमारे जो लिपि है, ये सब इनको लिखना क्या है? लिपि है। लिपि जो है हमारी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत हमारी हिंदी आती है। जैसे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी जो है वो क्या है? रोमन लिपि के अंतर्गत आती है। और हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, देखिए जो हमारे जो वर्णमाला है, वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक का नाम कहा गया स्वर, एक का नाम क्या कहा गया? स्वर। और दूसरे का नाम क्या कहा गया? व्यंजन। क्या कहा गया? व्यंजन। तो पहले जान लीजिए स्वर क्या है। स्वर क्या है? जिन वर्णों, यानी वर्ण मतलब वही अक्षर, वही जो बताया ध्वनि, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। और यही बात व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, किसकी? स्वरों की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन होते हैं देख लीजिए। अ ई उ, चलिए उ आगे यही देख लीजिए, और ए आए ओ आओ, ये हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अंक और आहा को क्यों नहीं लिखा गया? अंक और आहा को क्यों नहीं लिखा गया? तो याद रखना, अंक और आहा आयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। क्या? आयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। भैया आयोग वाह क्या है? आयोग वाह क्यों रखा गया? क्यों इसको बाहर रखा गया वर्णमाला से? तो वर्णमाला से बाहर इस वजह से रखा गया क्योंकि जब यह स्वर के साथ इनको रखा जाता है तो ये व्यंजनों की भांति पेश आते हैं, व्यंजनों की भांति इनका व्यवहार हो जाता है। लेकिन जब इनको व्यंजन के साथ रखा जाता है तो ये स्वर के भांति प्रयोग, कह सकते हैं भाव रखते हैं या उनके हिसाब से चलने लगते हैं। तो इनको ना तो स्वर कहा गया और ना ही व्यंजन कहा गया, इनका एक स्थान अलग से दे दिया गया जिसका नाम अयोगवाह पड़ा। क्या पड़ा? अयोगवाह पड़ा। ये दोनों स्वर को अयोगवाह कहते हैं और इसको सिर्फ अकेले अंक को कहते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, जबकि इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। बात समझ में आई?
इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। अब इन सबसे एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में बना है कि कहता है कि कुल स्वरों की संख्या बताइए। कुल स्वर कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हो जाएंगे भाई? कितने स्वर हो जाएंगे? कितने स्वर हो जाएंगे? तो 11 स्वर हो जाएंगे। कितने स्वर हो जाएंगे? 11 स्वर हो जाएंगे। कितने स्वर हो जाएंगे? 11। अयोगवाह कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने अयोगवाह हो जाएंगे? 2। व्यंजन कितने हो जाएंगे? 39 कुल व्यंजन होंगे। मूल व्यंजन 33 हो गए। अभी व्यंजनों की हम बात डायरेक्ट करेंगे। वर्णमाला में कितने वर्ण होंगे? टोटल 52 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 52 वर्ण होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जैसे ये हमारे स्वर थे, तो स्वर कितने हैं? टोटल 11 हैं। इन्हीं स्वरों को आगे चलते अगले पेज में देखते हैं भाई। तो स्वर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? इन्हीं स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया हर्ष स्वर, और दूसरा नाम रखा गया दीर्घ स्वर। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। ठीक है, थोड़ा सा भाई देख लीजिएगा इसमें। दीर्घ स्वर, क्या? दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, इनके 2 और नाम हैं। कौन कौन? एक नाम है मूल स्वर और लघु स्वर। इनके भी और अन्य 2 नाम हैं। एक नाम है संधि स्वर, एक नाम है गुरु स्वर। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो स्वर हैं वो मैंने अभी बताया आपको कितने हैं। देखिए यहां लिख दे रहा हूं, ये फिर से एक बार लिख दे रहा हूं मैं। इन्हीं दोनों को, ये स्वर है हमारे, ये क्या है? स्वर है। और इन्हीं स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। एक नाम है हर्ष, एक नाम है दीर्घ। ये थोड़ा सा बात ये ध्यान रखना कि जो हर्ष है वही मूल है, वही लघु है। अब हर्ष है कौन कौन? इसके बीच में लिख दे रहा हूं। हर्ष कौन है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है? हर्ष है। क्या है? हर्ष है। दीर्घ क्या है? यही बीच में लिख दे रहा हूं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इनकी संख्या कितनी? 7। इनकी संख्या कितनी? 4। ठीक है, यहां से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अब हर्ष क्या होता है? दीर्घ क्या होता है? पहले इसको समझ लो। तो अभी तो मैंने इनके प्रकार बता दिए, नाम बता दिए, सब कुछ, लेकिन होता क्या है ये समझिए। हर्ष स्वर जिन वर्णों के उच्चारण मतलब बोलने में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष की तुलना में 2 गुना समय लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कि कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ। दीर्घ में आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बड़ा आ से आम, है ना? तो बड़ा मतलब क्या होता है? दीर्घ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये दीर्घ है। अब हर्ष क्या है? हर्ष मतलब एक तरह से कह सकते हो छोटा। हर्ष मतलब क्या होता है? हर्ष मतलब होता है छोटा, और लघु मतलब भी छोटा होता है। मूल का मतलब ये होता है जिनसे सभी का जन्म हुआ है। मूल का मतलब क्या होता है? जिनसे सभी वर्णों, यानी कि कह सकते हो स्वरों का जन्म हुआ है। ठीक है, सभी स्वरों का जन्म हुआ, तो मूल यही होते हैं आ, ई, उ, री। और देखिए जन्म कैसे हुआ है? आ प्लस आ मिलकर क्या बना है? बड़ा आ बना है। तो जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जन्म हुआ कि नहीं होगा? इसी वजह से इनका नाम मूल स्वर भी है। और दीर्घ क्यों? क्योंकि ये इनका उच्चारण करने में दीर्घ समय लगता है। संधि क्यों? संधि क्यों नाम पड़ा? संधि क्योंकि 2 लोग से मिलने से नया बना, तो संधि पड़ा। गुरु क्यों? गुरु क्योंकि बड़ा ही होता है। गुरु हमेशा क्या होता है? बड़ा ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपको स्वरों का वर्गीकरण ही बता दे रहा हूं। ठीक है, देखें इसमें आगे स्लाइड है कि नहीं? हाँ, ये है, आगे स्लाइड है। तो ये देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे? देखिए, स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है।
स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार की इससे किया जा सकता है। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक नाम रखेंगे मूल स्वर और एक नाम रखेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है भाई, ये अभी मैंने आपको मूल बताया, चाहे मूल बोलो, चाहे लघु बोलो, चाहे ह्रस्व बोलो, दीर्घ चाहे संधि बोलो, चाहे गुरु बोलो, और चाहे और क्या था, संधि, गुरु और दीर्घ, 3 इसके भी हो गए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं आपको मैंने अभी बताया था कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उत्पत्ति का मतलब क्या है? जन्म के आधार पर, यानी कि जन्म कैसे हुआ है। दीर्घ मतलब क्या होंगे? वही बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, ह्रस्व कहलाएंगे, लघु कहलाएंगे, दीर्घ कहलाएंगे, संधि कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। अगला जो हमारा स्वरों का प्रकार है वह है उत्पत्ति के आधार पर, पहला हो गया। दूसरा हो गया उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर ये 2 प्रकार के नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक नाम है, यही हमारा मूल स्वर, या कह सकते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व लिखते हैं, ह्रस्व स्वर। एक है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर जो होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनको बोलने में कम समय लगे। किसके आधार पर? उच्चारण मतलब क्या? बोलने के आधार पर। किसके आधार पर? बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है? जिनके बोलने में कम समय लगे उनको ह्रस्व कहेंगे। और दीर्घ, इनकी संख्या यही होगी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व होंगे। दीर्घ में फिर से वही हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, ठीक है। अब प्लुत में क्या होगा? प्लुत में होगा कि जिन स्वरों को, देखो पहला ये ह्रस्व से तीनों याद हो जाएंगे। ह्रस्व की परिभाषा यह होती है जिन वर्णों के उच्चारण में एकदम कम समय लगे उनको ह्रस्व कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, री, कम समय लग रहा है ना। और जबकि दीर्घ की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, है ना। ये क्या है? दीर्घ समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और प्लुत स्वर होता है वो है जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगे। कितने गुना? 3 गुना समय लगे, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, कहाँ? बहुत, हमसे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, या बहुत दूर खड़ा है, जिसको हम बहुत तेज आवाज दें, रमेश, तो ये जो रमेश का साउंड है ये दीर्घ समय ले रहा है। जैसे कहें ओम राम, है ना। तो ये जो राम है ये दीर्घ समय ले रहा, यही क्या ले रहा है? यही को कहेंगे प्लुत स्वर। ये आपको पता होगा कि आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा कि ये होता है, एक लाइन खींची होती है जिसको हम कहते हैं क्या? लघु की मात्रा। क्या? किसकी मात्रा? लघु की। और इसको कहते हैं दीर्घ की मात्रा। किसकी? दीर्घ की मात्रा। तो ये देखिए, मतलब कि ये ज्यादा समय ले रहा है तो हमने ये दीर्घ बना दिया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है भाई, तो आगे वाला जो प्रकार है हमारा, चाहे तो इसमें लिख लो ओम, राम, जो भी लिखना है। ठीक है, अगला जो प्रकार है वह प्रकार है मुंह के खुलने के आधार पर। चाहे मुंह के खुलने के आधार पर ले लो, जीभ के प्रयोग से ले लो। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार
पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला अग्रस्वर। कौन स्वर? अग्रस्वर। दूसरा मध्य स्वर, दूसरा मध्य स्वर। तीसरा पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर में कौन कौन आएगा? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग में है, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग में आएगा वो अग्रस्वर स्वर कहलाएंगे। और जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग आएगा प्रयोग में वो मध्य स्वर कहलाएंगे। जिनके उच्चारण में जीभ का सबसे लास्ट वाला, यहाँ वाला कंठ वाला हिस्सा प्रयोग में आएगा वो पश्च स्वर कहलाएंगे। जैसे ई ई ई, जैसे ई ई ए आए। ठीक है, ये होंगे अग्रस्वर। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है, छोटा आ। और जो बच गए यानी कौन कौन बचा? बड़ा आ, उ ओ, आओ, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे पश्च स्वर। ठीक है, ये जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने? 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगला अगला देखिए, अगला भाई कहाँ से लिखें? नीचे लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है नहीं। तो अगला, इसको हम स्लाइड क्या कर सकते हैं इसको? एक मिनट, हाँ चलिए देखिए। तो इसको यहाँ ना लिखकर हम थोड़ा सा अगले पेज में लिख लें। अगले पेज में तो उच्चारण स्थान आ जाता है। चलिए देखिए, यही देख लीजिए। ये जीभ के प्रयोग के आधार पर हो गया। अगला हम कह रहे हैं मुंह के खुलने के आधार पर। किसके? यहाँ वाली लाइन हम कहाँ लिख ले रहे हैं? क्योंकि जगह ना होने के कारण यहाँ लिख ले रहे हैं। किसके आधार पर? मुंह के खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर ये देखिए 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार। पहला प्रकार है समृद्ध स्वर। दूसरा है अर्धसमृद्ध। तीसरा है विवृत स्वर। और चौथा है अर्धविवृत। ई ई उ उ, ई ई उ उ। अर्धसमृद्ध में आएगा ए और ओ। ठीक है, अर्धसमृद्ध में क्या आएगा? ए और ओ। और विवृत में आएगा, देखिए समृद्ध में क्या होगा? जिनके उच्चारण में मुंह थोड़ा सा एकदम बंद ही रहे, और अर्धसमृद्ध में इसमें आधा खुले, और विवृत में इसमें क्या होगा? इसके उच्चारण करने में मुंह पूरा खुले। इसको में क्या होगा? इस विवृत में क्या होगा? विवृत स्वर में क्या होगा? इनके उच्चारण में मुंह पूरा खुले। जैसे आ, क्या? आ। क्यों भाई डिस्टर्ब कर रहे हो? इसमें क्या होगा? इसमें होगा बड़ा आ और ये वाला चंद्रबिंदु वाले आ। ठीक है, और जो शेष बचे हैं ये हो जाएंगे अर्धविवृत में। क्या बचे हैं? तो बचे हैं, इसमें है ए बचे हैं, औ बचा है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? अर्धविवृत में हो जाएंगे। ठीक है, समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत समझ में आया? ठीक है। अगला जो इसका प्रकार होता है वो होता है किसके आधार पर? ये हो गया उच्चारण काल के आधार पर, ये हो गया जीभ के आधार पर। अब हो गया अगला है जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जाति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजाति में कौन कौन आते हैं? जैसे छोटा आ, या कह सकते हो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। विजाति में क्या आएंगे? ए, ऐ, ओ और औ। ये वैसे तो इसमें छोटा आ भी आ जाएगा,
और छोटी ई भी आ जाएगा, ठीक है, और ऊ भी आ जाएगा, छोटा ऊ भी आ जाएगा, बड़ा ऊ भी आ जाएगा। तो इसमें छोटा आ ई ऊ ए आ विजाति में आ जाएगा। क्यों विजाति में? सजाति का मतलब होता है जिनका निर्माण समान लोगों से, जैसे ऐसा समझिए, जैसे इसका निर्माण छोटा आ, सजाति वाले में छोटा आ और छोटा आ बराबर क्या हुआ? बड़ा आ, तो सजाति है। और जबकि विजाति की बात करें तो छोटा आ प्लस ऊ से बना है, तो हुआ क्या है? ए, है ना, ओ, ये हुआ ओ, क्या हुआ है? ओ हुआ है, ओ नहीं। आ प्लस ई से बनेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये देखिए अलग अलग दोनों जाति के हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो ये क्या होंगे? विजाति होंगे। ये समान तरह के हैं तो ये सजाति होंगे। ये ठीक है, बात समझ में आई। अब अगला होता है होंठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? होंठों की स्थिति के आधार पर। बताए? नहीं बताए। होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होते हैं? जिनको बोलने में होंठों का आकार वृत्तनुमा बन जाता है उनको वृत्तमुखी कहते हैं, और जिनको बोलने में होंठों का आकार वृत्तनुमा नहीं बनता उनको आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे उ ऊ, वृत्तमुखी में क्या आएगा? उ ऊ ओ आओ। और आवृत्त में क्या होगा? जिसमें नहीं बने, जैसे आ ई, है ना। क्या हो गया भाई? एक मिनट भाई। ये आया। तो आवृत्त में क्या होगा? वृत्तमुखी में क्या होगा? उ ओ आओ। और आवृत्त में जैसे इनको बोलने में मुंह का यानी होंठों का कार्य वृत्तनुमाना में आ एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? नहीं। तो जिनमें होंठों का आकार वृत्तनुमा नहीं बनता वो आवृत्तिमुखी होते, जैसे जो बच्चे हैं सब वो आवृत्तिमुखी हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से, मैंने जो थोड़ा प्रयास किया समझाने का, ठीक है, ले लिया होगा। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ जो है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान देखिए, स्वर क्या है? ये हमारे स्वर लिखे हुए हैं। स्वर क्या है? ये हमारे स्वर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये स्वर लिखे हुए हैं। तो ये वर्ग लिखा हुआ उनका और ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अ और आ का वर्ग क्या है? कंठ है। कंठ, इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। और ई का क्या है? तालव्य। वर्ग क्या है? तालव्य। उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, ठीक है। उ का उच्चारण वर्ग क्या है? ओठ है, और इनका होता क्या? होठों से उच्चारण होता है, ठीक है। री का मूर्धन है और इसका मूर्धा भाग से होता है, ठीक है। अगला ए आए, ये कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य कैसे? जैसे देखिए यहाँ समझिए, जैसे आ और ई से बना है, आ और ई से बना है, आपको ध्यान देना है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तो इन दोनों के मिल के बना है ना, आ और ई से बना है ए ना, तो इसका क्या हो गया? कंठ तालव्य। ए का क्या हो गया? कंठ तालव्य। क्या हो गया? ई का क्या हो गया? ए का क्या हो गया? कंठ तालव्य। और जैसे हम आ प्लस ऊ की बात करें तो क्या बना है? ओ बना है। आ का क्या है? कंठ है। आ का क्या है? कंठ है। ऊ का क्या है? ओठ है। ऊ का क्या है? देखिए ऊ का क्या है? होठ है। तो इसका क्या हो गया? कंठोस्त। क्या हो गया? कंठोस्त। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोस्त हो जाएगा। कंठ एवं होठों से होता है, ठीक है। इसी के साथ आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसी के साथ आप देख लीजिए कि जो हमारे अभी आगे चलो बताते हैं का वर्ग, व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं तब, है ना। तो व्यंजन के बारे में जैसे आपको पता है कि व्यंजन मैंने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और इनको 5 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से?
5 प्रकार से बांटा गया है। इनके 5 प्रकार के नाम देखिए, देखते हैं किस आधार पर। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, अगला यह है य र ल व, स स स ह। अगला है, इधर लिख लें, चलो इधर लिख लेते हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये है इनका नाम थोड़ा पहले जान लीजिए। इस वाले पूरे को कहते हैं का वर्ग, पहले वाले को का वर्ग, इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग। ठीक है, किस नाम जाना जाता है? पा वर्ग नाम जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इनको कहा जाता है प्रथम वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। इन सबको कहा जाता है द्वितीय वर्ण। द्वितीय ऐसा लिखा जाएगा भाई थोड़ा सा। द्वितीय वर्ण इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है यहां से यहां तक तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण इनको कहा जाता है चतुर्थ वर्ण। कौन सा वर्ण? चतुर्थ वर्ण। इनको कहा जाता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण, या इनको ये अंत में है तो अंतिमाक्षर। अंतिमाक्षर। और चूंकि इनका उच्चारण नाक से होता है तो इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन। ठीक है, ये और अगर हम बात करें इनका जो यहां से लेकर का वर्ग से चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, पूरा यहां तक पूरे सबको क्या कहा जाता है? तो सबको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमारे जो मुख हैं, मुख जो स्वरतंत्रियां हैं, जो तंत्रियों में कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श होता है। कहीं ना कहीं जब बोलते हैं तो स्पर्श, जैसे क, देखिए क जब हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो वैसे क्या हो रहा? स्पर्श हो रहा। तो इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद ये सब क्या है? वर्ग में है। क्या है? सबके सब क्या है? वर्ग में है। तो इनका एक नाम और बनता है वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। कौन से व्यंजन कहा जाता है? तो वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई? यहां ये दो वर्ण छूट गए हैं जिसका नाम है ड और ढ। आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमने यहाँ बिंदी नहीं लगाई है। बिंदी, पहले बात जान ले, बिंदी ये वास्तव में बिंदी नहीं होती, ये होता है, इसका नाम होता है नुक्ता। क्या नाम होता है? नुक्ता इसको कहते हैं। जो ये बिंदी लगी होती है, जैसे सड़क, सड़क लिखते हैं हम, ये सड़क लिखते हैं। जो ये बिंदी है इसको क्या कहते हैं? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। इन दोनों वर्णों का भी नाम है। इन दोनों को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है इसको। और इनका और नाम है, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और ये इनको हम
विदेशी वर्ण भी कहते हैं, विदेशी वर्ण वास्तव में ये उर्दू भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? उर्दू भाषा के हैं वर्ण, ठीक है। ये इनको क्या कहा जाता है? विदेशी वर्ण भी कहता है, उर्दू भाषा के हैं। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, विदेशी वर्ण, ठीक है। और ये जो बिंदी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये बात कर लेते हैं इन सब की। तो इनको या और वा, या रा लावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये तीनों सा और हा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म या ऊष्मी व्यंजन भी कहीं कहीं मिलता है, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इन जो चार लिखे हुए हैं ये, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा नंबर? कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कैसे? क्योंकि इनका निर्माण का प्लस सा से हुआ है। किससे हुआ है? का प्लस सा से हुआ है। त्रा का निर्माण ता प्लस रा से हुआ है, ठीक है। और ज्ञा का निर्माण जा प्लस इया से हुआ है। हलंत जरूर रहेगा भाई, ध्यान रखना ये बात। सा का निर्माण सा प्लस रा से हुआ है, तो बना है स्रा, ठीक है। ये हमारे हो गए व्यंजन। ठीक है। या और वा को कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। रा को कहते हैं लुंठित वर्ण। कौन से वर्ण? लुंठित वर्ण। कौन सा वर्ण? लुंठित वर्ण। ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण। कौन से वर्ण? पार्श्विक वर्ण, ठीक है। अब ये सा को कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान होता है, पहले यहां से देख लो, इसको हा से देखो। हा को कहते हैं काकल्य वर्ण। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। कौन से वर्ण? काकल्य वर्ण। सा को कहते हैं, सा को दंती सा। कौन सा सा है ये? दंती सा भाई, क्यों परेशान करे, दंती सा, ठीक है। सा को कहते हैं मूर्धान्य सा या मूर्धा सा, मूर्धा सा या मूर्धन्य सा। इसको कहते हैं तालु सा। क्या कहते हैं? तालु सा, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं कौन से? सब साथ में अगर बोलेंगे तो ऊष्मी व्यंजन होगा, और इनको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन होगा, इनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन होगा, इनको बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हाँ, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे चलें। तो यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है, कई बार हमको देखने को मिल जाता है कि जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजन की कितनी संख्या है? 25। ये अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और हमसे पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो जाते हैं? 4, ठीक है। अगली बात ये यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत बढ़िया बनता है कि हमारे जो व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं? देखिए 25 ये, 4 ये, 25 4 कितना होगा? 29, 29 4 33, कितना होगा? 33 हो जाएगा। 25 4 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। जबकि कुल व्यंजन पूछेगा तो 33 ये यहां तक हुआ, और 33 4 39, कितने हो जाएंगे? कुल व्यंजन 39 और मूल व्यंजन 25, मूल व्यंजन 1 कितना? 33 यहां लिख दे रहे हैं। मूल व्यंजन 33, स्पर्शी व्यंजन 25, संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, द्विगुण व्यंजन 2, उच्छिप्त व्यंजन 2, विदेशी वर्ण 2, ठीक है। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं।